हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये आर्टिकल शुरू किया था कि सपोज दैट ए Banach space V is a direct sum of the linear subspaces M and N. Let Z is equal to X plus Y with a unique expression of a vector Z in V as the sum of the vectors X and Y in M and N. Show that a new norm can be defined on the linear space V dash Y. Norm of Z dash is equal to norm of X plus norm of Y, and verify that it is actually a norm. And if V symbolizes the linear space under this norm, then V dash is a Banach space if M and N are closed. So ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, ये पार्ट हमारा बचता है, तो आज हम इस पार्ट को करेंगे। तो हमें देख के रखा है कि M और N जो है वो Banach स्पेसीज हैं, क्लोज्ड सब स्पेसीज हैं, और हमें Banach स्पेस प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव V डैश इज ए Banach स्पेस, और हमें गिवन क्या दिया है? हमें गिवन दिया है कि M और N जो है वो हमारे क्लोज्ड सबस्पेस हैं, और अगर ये क्लोज सबस्पेस हैं तो आपको पता है जो भी क्लोज्ड सबस्पेस होता है नॉन लीनियर स्पेस का, वो ऑलवेज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर B डैश को Banach प्रूव करना है तो डेफिनेटली हमें B को कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा, और कंप्लीट प्रूव करने का एक ही तरीका है कि हम उससे कॉची सीक्वेंस लेके चलते हैं। ठीक, सो वी टेक लेट sequence Zn be a Cauchy sequence in V dash. Each Zn can be uniquely written as, क्योंकि V dash का हर एलिमेंट जो है वो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ M प्लस एलिमेंट ऑफ N की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ऑब्वियस है Zn भी इस तरह से लिखा जाएगा। Z is as Zn इक्वल टू Xn प्लस Yn, और Zxn जो है वो M को बिलोंग करेगा और Yn जो है वो N को बिलोंग करेगा। ठीक, सो अब हमें कॉची सीक्वेंस दिया है ये, तो हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m नॉट सच दैट नॉर्म ऑफ Zm माइनस Zn dash is less than epsilon for all n comma m is greater than equal to m naught. This is just definition. अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर Zn हमारे पास xn प्लस yn है, तो Zm क्या होगा? Zmn इज xm प्लस ym। उसी तरह से Zn की वैल्यू डाल दी हमने। अब हमने टर्म्स को x की टर्म्स को लग कर लिया, m की टर्म्स को लग कर लिया, क्योंकि ये टर्म m की है, दिस इज आल्सो टर्म ऑफ m, तो m की टर्म्स को लग कर लिया, और ये आ गई आपकी n की वैल्यूज। अब हम इस पे नॉर्म लगा सकते हैं, बिकॉज वी हैव द डिफाइनिंग ऑफ नॉर्म इज इक्वल टू x प्लस वाई, नॉर्म इज इक्वल टू नथिंग व्हाट इट इज, नॉर्म ऑफ डैश है यहाँ पे, इज नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ठीक, ये शुरू में मैं नॉर्म की डिफाइनिंग गिवन है, तो ये आपका m का एलिमेंट है, ये n का है, तो इट विल बी नॉर्म ऑफ x m माइनस एक्स एन प्लस नॉर्म ऑफ y m माइनस वाई एन लेस देन एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट, इन दोनों नॉर्म्स का, नॉर्म तो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, और इन दोनों नॉर्म्स का, अगर इन दोनों का नॉर्म्स का सम, इस नॉर्म का सम और इस नॉर्म का सम, दोनों का सम एप्सिलॉन से छोटा है, जब n और m नॉट से बड़ा है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल भी एप्सिलॉन से कम ही होंगे। ठीक, सो नॉर्म ऑफ xm माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, एंड नॉर्म ऑफ ym माइनस yn, क्योंकि दोनों को जोड़ के ही एप्सिलॉन से छोटा हो रहा था, तो अलग अलग करेंगे तो एप्सिलॉन डेफिनेटली
एप्सिलॉन से छोटे रहेंगे। और इससे हमें मिला क्या? इससे हमें ये मिला कि जो सीक्वेंस एक्सएन थी और जो वाई एन थी वो कॉची सीक्वेंस हो गई। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि सीक्वेंस एक्सएन सीक्वेंस वाई एन आर कॉची सीक्वेंस इन, ये सीक्वेंस एम की है और ये सीक्वेंस एन की है, इन एम एन एन रिस्पेक्टिवली। गॉट इट? और हमें देके क्या रखा है कि अपने एम और एन तो दोनों क्या है, एम एन एन आर क्लोज सबस्पेसिस of complete space V norm of x। अगर एक कंप्लीट स्पेस के अगर ये क्लोज सब स्पेस है तो ये भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये थ्योरम आपने टोपोलॉजी में भी पढ़ी होगी। तो डेफिनेटली m जो है वो क्लोज्ड है, n भी क्लोज्ड है, और ये किसके क्लोज सब स्पेस है, कंप्लीट स्पेस के, तो ये भी क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। सो अगर ये कंप्लीट है तो क्या होगा, ये जो कॉची सीक्वेंसेस हैं ये डेफिनेटली इसी के अंदर कन्वर्ज करेंगी, मतलब इसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। सो देयर एग्जिस्ट m x in m and y in n such that this sequence converges to x and yn converges to y। फिर हम डेफिनेशन लगाएंगे इन दो सीक्वेंस के ऊपर, सिंपल कन्वर्जेंस की सीक्वेंस लगाएंगे। सो देयर एग्जिस्ट ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n1 and n2। अब एप्सिलॉन नहीं लिया, जो एप्सिलॉन ऊपर लिया उसी एप्सिलॉन को यूज कर लेंगे हम। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 and n1 n2 such that norm of xn minus x less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n1, and same for yn, norm of yn minus y is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to n2। डेफिनेटली हमें ये नंबर्स अलग अलग लेने पड़ेंगे, ये हमने बीएससी क्लासेस में भी पढ़ा होता है। तो अब हमें सबसे पहले तो डोमेन सेम करना पड़ेगा। एक हमारा n जो है वो n1 से बड़ा है और दूसरे में जो है वो n2 से बड़ा है। अब दोनों में से हमें नहीं पता n1 बड़ा होगा कि n2 बड़ा होगा, तो दोनों में जो बड़ा होगा वो कॉमन होगा दोनों के लिए। तो हम क्या लेंगे, इन दोनों में से n1 और n2 में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम ले लेंगे, उसको मैंने ले लिया n0, मैक्सिमम ऑफ n1, n2। और x और y जो हमें यहाँ पे मिले हैं, ये x हमें m से मिला है और ये y हमें n से मिला है, तो यहां से हमारे पास z बन जाएगा x प्लस y। नाउ अब हमने इस जो zn हमने शुरू में लिया था, हम इस z को कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक, तो क्या लेके चले हम, नाउ द नॉर्म ऑफ zn माइनस z डैश इज इक्वल टू, अब zn की वैल्यू पुट कर दी और z की वैल्यू पुट कर दी, फिर वही m की टर्म्स अलग कर ली, n की टर्म्स अलग कर ली। अब नॉर्म की डिफाइनिंग लगा ली, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, और ये क्वांटिटी किससे कम है, एप्सिलॉन बाय 2 से। ये किससे कम है, एप्सिलॉन बाय 2, कब, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, कि दोनों का हमने मैक्सिमम ले लिया है। तो फाइनली व्हाट वी गेट norm of zn minus z dash is less than epsilon for all n is greater than equal to n naught। इससे क्या प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस है zn वो किसको कन्वर्ज करेगी, तो कन्वर्ज करेगी। सो v dash था तो कंप्लीट हो गया। सो v dash इज कंप्लीट में किसमें ली थी, कॉची सीक्वेंस ली थी हमने bn में, और हमने ये प्रूव कर दिया ये कॉची सीक्वेंस v कन्वर्ज कर रही है z को, और z भी vn का एलिमेंट है। सो डेफिनेटली इट विल कंप्लीट, सो हेंस Banach स्पेस। सो नाउ
अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपने ये कर रखा है। नाउ वी नेक्स्ट go for next topic, and that's next topic is continuous linear transformations. ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पता ही है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हमने बीएससी क्लासेस में भी पढ़ी होती है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हम जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि कोई हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हुआ करते थे ना, एक V ले लिया, एक W ले लिया। फिर हम क्या करते थे, अब ये वेक्टर स्पेस है तो डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर स्पेस किसी न किसी फील्ड पे ये डिपेंड कर रहे होंगे। तो हम दो एलिमेंट V से लेते थे और अल्फा x प्लस बीटा y को चेक करते थे कि वो अल्फा इंटू प्लस बीटा टी वाई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो अब फर्क इतना ही है कि यहाँ पे अपने जो लीनियर स्पेस थे या वेक्टर स्पेस थे वहां पे नॉन लीनियर स्पेस है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि n and n डैश वी नॉन लीनियर, n और n डैश जो है वो नॉन लीनियर स्पेसिस विद सेम स्केलर्स। स्केलर्स मींस फील्ड, ये जो हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो स्केलर कहां से आते हैं, फील्ड से आते हैं। क्योंकि ये नॉर्म्ड अगर बना है स्टूडेंट, अगर n और n डैश अगर नॉन लीनियर स्पेस है तो पहले ये वेक्टर स्पेस रहे होंगे, वेक्टर स्पेस होंगे, फिर उसके ऊपर नॉर्म डिफाइन हुआ। वेक्टर स्पेस है तो पक्का वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, फील्ड पे डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, ये हो गया। सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ n into n dash, so that is T is mapping from n to n dash, is said to be continuous if only if it is continuous as the mapping of the metric space n into the metric space of metric space n dash। तो इट मीन्स दैट कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड करेगी, अगर वो उनके n की मीट्रिक, कोई ना कोई मीट्रिक डिफाइन करनी पड़ेगी। if only if it is continuous as a mapping of the metric space n into metric space n dash। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अपने पास जैसे n के ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन करनी पड़ेगी, d मीट्रिक डिफाइन कर ली, और n डैश पे कर ली हमने n डैश मीट्रिक, n डैश पे हमने कर ली d। तो इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम। ठीक, T इज मैपिंग फ्रॉम dn टू मीट्रिक स्पेस हो गया ना। अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो हम बोलेंगे कि मैपिंग, मैं यहाँ पे डी डैश का कुछ और यूज कर लेते हैं, एफ या एस यूज कर लेते हैं, है ना, मैपिंग लग कर देते हैं। तो मैपिंग एन और एन डैश कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा मैपिंग तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, वाइस वर्सा चलेगा। ठीक, और ये कॉन्टिन्यूस है तो ये अब कॉन्टिन्यूस किस पे डिपेंड करेगा, मीट्रिक। और एक मीट्रिक स्पेस जो है, एक स्पेस पे बहुत ज्यादा मीट्रिक हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, मीट्रिक चाहे हम मॉड ले लें, मॉड फंक्शन इज आल्सो मीट्रिक हो गया।
अब मेट्रिक डिफाइन करना है, सपोज करो कि मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा वाई डिफाइन कर दिया, तो हो सकता है वो हमारे पास x माइनस वाई हो जाए। ठीक, तो डेफिनेटली अब मेट्रिक डिफाइन करना तो टू टुपल का एलिमेंट आएगा, तो डेफिनेटली यहां पे हमें n क्रॉस n डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो मेट्रिक का हम देख सकते हैं मेट्रिक किस तरह से डिफाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सम नोट्स। नोट 1 है, नोट 1 क्या बोलता है, T is continuous if only for each sequence xn। अब ये दूसरा देखो एक रिजल्ट आ गया कि अगर हमने इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि ईच सीक्वेंस xn in n is converges to x in n, the sequence T of xn in n dash converges to tx belongs to n। बोलने का मतलब ये है, दूसरा रिजल्ट ये हो गया स्टूडेंट्स यहां पे कि अपने पास अगर ये अपने पास दो स्पेस है, ये स्पेस हमारा n है और ये अब स्पेस हमारे पास n डैश है। अगर यहां पे कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है xn, ठीक, और ये सीक्वेंस जो है इसमें डेफिनेटली क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे, x1 होगा, x2 होगा, इस तरह से एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि सीक्वेंस क्या बनती है, पॉइंटों से बनती है। अब ये सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है x को, x यहाँ पे पॉइंट है, तो ये बोलता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, ये tx1 tx2 एंड सो, और इस x के रिस्पेक्ट टू आएगा यहां पे, क्योंकि मैपिंग है इन दोनों के बीच में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली अगर ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है तो इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस इधर बनी, इसको भी tx को कन्वर्ज करना पड़ेगा। अगर ये tx को कन्वर्ज करेगी तो हम बोलेंगे कि ये जो मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूस होगी। क्लियर, ये आई थिंक वेन डायग्राम से ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा एक और देखो नोट बोला है कि अगर if there exists a real number k greater than equal to 0 such that norm of t of x is less than equal to k times norm of x for all x belongs to n, then t is called a bounded linear transformation and k is called bound for the t। सिंपल डेफिनेशन है कि t of x का जो वैल्यू है, अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि इसकी मैपिंग कैसे डिफाइनिंग है, बट इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आनी है, वो वैल्यू जो होनी चाहिए वो k टाइम्स नॉर्म ऑफ x से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी है, बाउंडेड है। ठीक, और k को क्या बोलेंगे, इज बाउंडेड, एंड k को क्या बोलेंगे, ये बाउंड है ना। ओके, अब दूसरा देखिए, अब एक थ्योरम है और इस थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, let T be a linear transformation of a norm linear space n into a norm linear space n dash, then prove that the following are equivalent to one another। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें देख के रखा है कि T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है n इंटू n डैश। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी है कि नंबर 1 T इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, T इज कॉन्टिन्यूअस है, अगर T कॉन्टिन्यूअस है तो सेकंड होल्ड करना चाहिए। सेकंड क्या है कि T इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, तो ये ओरिजिन के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक,
और दूसरा, अगर 2 होल्ड करती है तो 3 भी होल्ड करनी चाहिए। और 3 क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k greater than equal to 0 such that norm of t of x is less than equal to k times norm of x। तो ये तो बाउंडेड की डेफिनेशन आ गई। तो दूसरा कंडीशन हो गया कि अगर t कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन है तो आपके जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाउंडेड होनी चाहिए। थर्ड, अगर थर्ड होल्ड करता है तो फोर्थ क्या है, एक सेट है और ये सेट जो S है उसमें वो एक्स है जिनका नॉर्म जो है वो 1 से कम है, जिनका नॉर्म जो है वो 1 है, ये 1 से छोटा है। इज द क्लोज्ड यूनिट स्फीयर इन n, देन इट्स इमेज इज ए बाउंडेड इन n डैश। मतलब अगर ये अपना एक, अगर t क्लोज्ड है तो t ऑफ s जो है वो भी बाउंडेड होगा, सम k या कुछ बाउंडेड होगा या k टाइम ऑफ s होगा। और कहां पे, n के अंदर। इमेज बोला t ऑफ s भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए इन n डैश। तो 1 by 1 प्रूव करते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब तो आप समझते होंगे, इक्विवेलेंट का मतलब है कि 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 1 है। तो हम करेंगे 1 implies 2। तो पहला हमारा आ गया 1 implies 2 मींस 1 इज गिवन एंड 2 हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या हो गया अपना, गिवन हो गया कि t जो है वो कॉन्टिन्यूस है, ये गिवन हो गया, दिस इज गिवन। और टू प्रूव क्या करना है हमें कि ये ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूस करेगा। ओरिजिन के ऊपर कंटिन्यूटी की यहाँ पे डिफाइनिंग करी है। ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है या 0 को कन्वर्ज कर रही है तो डेफिनेटली उसकी इमेज t ऑफ x एन वी जो सीक्वेंस है वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को ही कन्वर्ज करेगी। पर इतना फर्क है, ये वाला 0 किसका होगा, ये वाला 0 जो होगा वो n का होगा और ये वाला 0 जो होगा वो n डैश में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बाद 0 तो होना ही है। वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस विदाउट 0 हो ही नहीं सकता। ठीक, ये इमेजेस की सीक्वेंस है, ये ओनली डोमेन के एलिमेंट n के एलिमेंट्स की सीक्वेंस है। ठीक, ओके। तो हमें प्रूव करना है कि हम ये लेके चलेंगे और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी इमेज भी 0 को कन्वर्ज करेगी। सो लेट सीक्वेंस xn be a Cauchy sequence in n such that it converges to 0। ओरिजिन पे कन्वर्ज कर रही है, ये ओरिजिन को कन्वर्ज कर रही है। अब t जो है कॉन्टिन्यूस दिया है। अब हम नोट अगर हम 2 पढ़े, नोट 1 में क्या था कि अगर सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है तो t xn भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक, यहां पे यही वाला रिजल्ट लग जाएगा कि अगर ये कॉन्टिन्यूस है अगर मैपिंग तो डेफिनेटली t ऑफ xn जो है वो किसको कन्वर्ज करेगी, t 0 को कन्वर्ज करेगी। और t ऑफ 0 0 होगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है कि सीक्वेंस t xn किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को। सो व्हाट वी हैव xn कन्वर्ज टू 0, देन सीक्वेंस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, देन t xn इज कन्वर्ज टू 0। ओके, तो यहां से हमें ये फर्स्ट इंप्लाइज
सेकंड हो गया। अब उल्टा करना है, ठीक। सो टी कॉन्टिन्यूस हो गया एट ओरिजिन। अब इसका जो रिवर्स रिजल्ट है उसमें क्या बनेंगे, 2 हम गिवन मान लेंगे और 1 जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो अब हमें हमारे पास क्या मिल गया, लेट टी बी कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। और हमने यहां पे ये ले लिया कि एक्स सीक्वेंस एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। तो हमने साथ में ले लिया कि ये जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, tx1 को। तो डेफिनेटली स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि सीक्वेंस txn भी किसको कन्वर्ज करेगी, tx को कन्वर्ज करनी चाहिए, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें, ठीक। हमें गिवन क्या दिया है कि ये ओरिजिन पे कन्वर्ज करती है ना, ओरिजिन पे कन्वर्ज करती है। तो हम इसी को यूज कर लेंगे, एक्स को दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो ओरिजिन। तो ये देखो यहां पे, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। तो यहां पे अगर देखेंगे स्टूडेंट, एक्स एन जो था वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, एक्स को माइनस कर दिया, या मतलब जीरो कैसे बना, एक्स माइनस एक्स, दोनों तरफ एक्स माइनस कर दिया। तो ये अब ये जो सीक्वेंस बन गई, ये जो नई सीक्वेंस बन गई एक्स एन माइनस एक्स, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है, ठीक। और हमें दिया है कि ये किस पे कॉन्टिन्यूस है, t is continuous at origin, so it means that t of xn minus x भी किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को करेगा। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अलग अलग कैसे होंगे, अब लगी ये प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली। जब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो यहाँ पे अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। तो इनको अलग अलग कर सकते हैं हम, ठीक। तो ये अलग अलग हो गए, फिर दोनों तरफ आप टी ऑफ एक्स ऐड कर दो। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था हमने कि टी ऑफ एक्स एक्स एन जो है वो टी एक्स को कन्वर्ज करेगा। तो यहां से हम क्या लेके चले थे कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, और हमने प्रूव कर दिया टी ऑफ एक्स एन टी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो इससे हमारे पास यहां पे ये प्रूव हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक। ओके, नाउ 2 to 3, 2 क्या बोलता है 2 पे क्या था हमारा, 2 पे हमारे को दिया है कि टी इज ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस है, और थर्ड क्या प्रूव करना है कि इट इज बाउंडेड, बाउंडेड प्रूव करना है हमने। सो ये गिवन हो गया हमारे लिए, गिवन टी वी ए कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, वी शैल प्रूव दैट टी इज बाउंडेड। ये हमने प्रूव करना है कि ये बाउंडेड है, ठीक। तो यहां पे हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव करने की प्रयास करेंगे। तो सपोज कर लिया हमने कि टी बाउंडेड नहीं है, टी इज नॉट बाउंडेड। अगर बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा कि ये नॉर्म ऑफ टी एक्स जो है, नॉर्म ऑफ जो टी एक्स है, इसको यहां पे कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, यहां पे देयर इज नो नंबर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा कि इससे छोटा रह जाए, ठीक। इट मीन दैट इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा, अगर ये बाउंडेड नहीं है, सो देन देयर नो रियल नंबर के सच दैट norm of t of x less than equal to k times norm of x for all x belongs to n। नो रियल नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब अगर इसको कोई, इसका कोई अपर बाउंड ही नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर ये कोई भी नंबर लेंगे उससे बड़ा ही निकलेगा, ठीक। तो क्या लिखा फिर, देन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n
we can find xn belongs to capital N such that norm of sequence tnx is greater than n times norm of xn। क्योंकि अगर हमने देखा है स्टूडेंट, जैसे ये सीक्वेंस है हमारे पास, चलो ये तो नॉर्म की बात कर रहे हैं, अब ये सीक्वेंस देख लो, ये सीक्वेंस है, अगर ये बॉन्डेड नहीं होगी तो क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अब ये रुकती नहीं कहीं पे भी। अब इसको अगर बॉन्डेड नहीं है तो आप बताओ कहां रोकना है इसको। अगर आप बोलोगे कि के की वैल्यू आपने ले ली 100, तो अब जब 11 स्क्वायर आएगा तो वो 100 से ऊपर हो गया। इट मीन दैट जो भी आप नंबर लेंगे, ये देखो ये बोला ना फॉर ईच एन, जो भी आप नंबर सिलेक्ट करेंगे उससे बड़ी हमें एक उस सीक्वेंस की टर्म का नॉर्म मिल जाएगा। ठीक, सो वी कैन फाइंड एस एन which belongs to n such that this is greater than of, देखिए मैंने k अगर मैंने 100 डिफाइन करा, k मैंने 100 ले लिया, n बोल लो इसको, तो वहां पे हमें कौन सी टर्म मिलेगी, 11th टर्म मिल गई। सीक्वेंस की कौन सी टर्म मिल गई हमें, 11th टर्म मिल गई जो इससे बड़ी है। और इसकी वैल्यू अगर मैं मान लो कोई 1000 लेता हूं, तब भी आपको कोई ना कोई टर्म यहां से मिल ही जाएगी जो 1000 से भी बड़ी होगी। सो बाउंडेड का मतलब ये हुआ। ओके, सो ये फॉर ईच एन के लिए होल्ड करेगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिया, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ सीक्वेंस टी ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एन नॉर्म ऑफ एक्स। अब हम इसको दोनों तरफ नॉर्म ले लें। अब एन पे कोई नॉर्म का वैसे फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि एन तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, इसके ऊपर पहले ही नॉर्म है, तो ऐसे सब पे ऊपर नॉर्म लगा दिया। और फिर अब आप देखें ये वाली जो टी ऑफ, ये एक इनफैक्ट ये क्या हो गया, स्केलर है ये, दिस इज स्केलर। और अगर ये स्केलर है तो डेफिनेटली यहां पे ये जो नॉर्म लगा ना, ये नॉर्म होगा नहीं, ये वाला नॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला लगा यहां पे अल्फा टी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ अल्फा एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये लग था, हम इसको कहां ले गए, इसके एंगल के अंदर ले गए, तो ये टी ऑफ एक्स एन तो पहले ही अंदर था, और साथ में ये डिनोमिनेटर में जो इसको अंदर, इसके अंदर ले गए। अब इस पूरे को हमने वाई एन माना, ये यहाँ पे नॉर्म नहीं होगा। ठीक, सो अब बाई एन का अगर नॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन नॉर्म होल नॉर्म। अब अलग अलग नॉर्म करेंगे, ऊपर वाले का नॉर्म और नीचे के बन जाएगा, और एन पे तो नॉर्म का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म आपस में कट जाएंगी, तो व्हाट वी लेफ्ट विद 1 ओवर एन, और 1 ओवर एन इज पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या मिला कि जो वाई एन मिला, वाई एन जो है वो एक, उसका जो नॉर्म है वो 0 से बड़ा है। सो देयरफॉर वाई एन किसको कन्वर्ज करेगी, क्योंकि यहां पे क्या है, एन है, यहां पे क्या आया हमारे पास, इससे प्रीवियस टर्म में हमारे पास क्या आया, यहाँ पे एन आया स्टूडेंट, और पॉजिटिव होगा, और साथ में ये किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, सो यहां से क्या प्रूव हो गया हमारे पास कि जो अपना सीक्वेंस वाई एन है वो किसको कन्वर्ज कर गया, वो कन्वर्ज कर गया अपना 0 को। ठीक, तो सीक्वेंस वाई एन कन्वर्ज टू 0 एन एन टेंड टू
इन्फिनिटी ऑफ कोर्स। सो हम ये देखो, अब हमने क्या लेके चले थे, हमने तो यहाँ पे ये लिखा था कि इक्वेशन 1 इसको दिया हमने माना कि ये जो नॉर्म ऑफ टी, इसको बाई माना हमने, है ना। तो यहां से तो ये लग रहा है कि नॉर्म ऑफ टी वाई जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, वाई एन। और यहां पे अपना क्या आया, ये 1 से, लेकिन यहां पे क्या प्रूव कर दिया हमने कि ये तो 0 को कन्वर्ज कर रही है, और टी जो ओरिजिन पे कन्वर्ज कर रहा है कॉन्टिन्यूस से, तो डेफिनेटली टी वाई एन को भी किसको जाना चाहिए। अगर वाई एन 0 को जा रहा है तो टी एन को भी किसको जाना चाहिए, 0 को जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि वाई एन का जो नॉर्म है वो तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक, सो टी एन, टी ऑफ वाई एन डज नॉट कन्वर्ज टू 0, so therefore t is not continuous at origin, which is a contradiction. So our supposition is wrong, t is bounded. ठीक, तो एक बार फिर इसको देख सकते हैं कैसे करा हमने यहाँ पे मान लिया कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो है वो k टाइम्स नॉर्म ऑफ x से छोटी हो। अगर नहीं है तो बड़ी होगी, ऑब्वियस है। तो फॉर ईच n we can find a xn such that this, और इससे अब डिवाइड करके हमने यहाँ पे yn जनरेट कर लिया। t ऑफ yn जो है वो 1 से बड़ा है, और हमने साथ में ये प्रूव कर दिया कि yn जो है वो डेफिनेटली 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो यहां से कंट्राडिक्शन बन गई। अब हमारे पास है 3 implies 2, तो 3 क्या था, बाउंडेड। अभी मैंने कंट्राडिक्शन से प्रूव करा कि t इज बाउंडेड, और 2 क्या है कि इट कन्वर्स, इट t इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। ठीक, तो बाउंडेड ले लिया, लेट t बी ए बाउंडेड। बाउंडेड का डेफिनेशन लगा दिया, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर k सच दैट norm of tx less than equal to k times norm of x for all x belongs to n। सभी जो भी x है n के पास, उनके लिए होल्ड करेगा। कोई भी ऐसा x नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये इक्वेशन 2 होल्ड ना करे। कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि ऐसे नहीं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है उसके लिए अनबाउंडेड हो जाए, सभी के लिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। We shall prove that t is continuous at origin। उसके लिए हम सबसे पहले ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस xn ले ली, और वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को कन्वर्ज कर रही है। इट कन्वर्ज टू 0। लेट सीक्वेंस xn बी ए सीक्वेंस इन n सच दैट कन्वर्ज टू 0। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, t ऑफ xn भी 0 को कन्वर्ज करे। सो देन अगर ये 0 को कन्वर्ज करे तो दोनों तरफ नॉर्म ले लें, तो नॉर्म ऑफ xn भी किसको कन्वर्ज करेगा, नॉर्म ऑफ 0 को। नॉर्म ऑफ 0 इज 0। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि नॉर्म ऑफ xn जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। ठीक, बिकॉज हमने लिया ही सीक्वेंस ऐसा है कि उसका जो सीक्वेंस वो 0 को कन्वर्ज करेगी, तो नॉर्म ऑफ xn भी 0 को कन्वर्ज करेगा। अब हम बाउंडेडनेस की यूज करते हैं डेफिनेशन, तो जो x के लिए होल्ड करेगा वो xn के लिए भी होल्ड करेगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस हमने ली है, ये सीक्वेंस xn ली है, कहाँ ली है, n से ली है। तो ये जो x है ये कहां से आते हैं, n से आएंगे। तो इट होल्ड फॉर ऑल terms of the sequence xn. So that's why norm of t xn is less than equal to k times norm of xn। ठीक, तो अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, 3 और 4। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो व्हाट वी गेट, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो यहां से बन गया हमारे पास नॉर्म ऑफ, हम यहां से अगर लिखना हो तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी xn इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे ऐसे बनेगा ना, टी xn
लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ xn है, और ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका मतलब txn नॉर्म भी किसको कन्वर्ज करा, जीरो को कन्वर्ज करा, वही लिखा है। अगर नॉर्म ऑफ txn जीरो को कन्वर्ज कर रहा है तो विदाउट नॉर्म भी ये जीरो को ही कन्वर्ज करेगा। तो यहां हम ये लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो कॉन्टिन्यूस है एट ओरिजिन। ठीक है, अब हम इस पार्ट को देखते हैं। इसमें एक पार्ट इसका 3 to 4, पिछले वाले पेज पे ही होगा ये। So now तो आई थिंक अब हमारे पास टाइम हो चला है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेक्चर्स करेंगे। तो आज तक इस टॉपिक में कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक होमवर्क है, ये आपने करना है। क्वेश्चन इज कि लेट n be a norm linear space and M is a subspace of n, then prove that the closure M var of M is a subspace of n. This is homework और ये आपने करना है। नहीं पता चलेगा तो आप गूगल करोगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रूफ मिल ही जाएगा। ठीक है, किताब में देखना, बट इसको कर लेना है आपने अपनी किताब कॉपी पे। तो आज के लिए इतना काफी है।